स्टोरी की शुरुआत सेंट्रल लंदन में एक साथ हुए कई किडनैपिंग से होती है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से अगवा कर लिए जाते हैं। कुछ ही पलों बाद ये 9 लोग बेहोशी की हालत में एक रहस्यमय घर में पाए जाते हैं। इनमें से एक यंग महिला लिया बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो देखती है कि उसके बगल के बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ है। सतर्कता से वो बाहर निकलकर जांच करती है। वो जल्द ही 2 और आदमियों को पास के कमरे में बेहोश पड़ा हुआ पाती है। उलझन में लिया मेन दरवाजे की ओर जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद है। वो विंडोज की ओर भी जाती है, लेकिन पाती है कि सभी विंडोज ईंटों से बंद कर दी गई हैं। इसके बाद लिया तहखाने की ओर भागती है, किसी तरह का रास्ता ढूंढने की उम्मीद में, लेकिन वहां भी कोई एग्जिट नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि इस अजीब घर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये एहसास उसे इतना डरा देता है कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो फर्श पर गिर जाती है। जब वो होश में आती है तो एक बूढ़े पादरी फादर डफी उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। लिया चारों ओर देखती है और पाती है कि कुल 9 लोग इस जगह में फंसे हुए हैं। ग्रुप आपस में फुसफुसा रहा है कि तभी अचानक एक रहस्यमय आवाज स्पीकर से सुनाई देती है। ये आवाज उन्हें बताती है कि उन्हें अगवा करके यहाँ लाया गया है ताकि वे एक गेम खेल सके जो उनके चरित्र की अंतिम परीक्षा होगी। माइक्रोफोन के जरिए बोलने वाला व्यक्ति खुद को द वॉचर बताता है और कहता है कि ये गेम सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए है। ये भी पता चलता है कि द वॉचर उन्हें घर में लगे 75 कैमरों और अनगिनत माइक्रोफोन के जरिए देख रहा है। जाहिर है इस गेम का विनर वो व्यक्ति होगा जो अंत में जिंदा बचेगा। उसे न सिर्फ आजादी मिलेगी बल्कि $5 मिलियन का इनाम भी दिया जाएगा। आवाज उन्हें शुभकामनाएं देती है और स्पीकर बंद हो जाता है। लगभग तुरंत ही सभी 9 पार्टिसिपेंट्स आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गेम असली है, जबकि दूसरों को लगता है कि ये कोई बड़ा मजाक है। लेकिन सभी इस बात से चिंतित हैं कि उनमें से 8 लोग किसी न किसी तरह मर सकते हैं, जबकि बाकी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। एक मिडिल एज्ड पार्टिसिपेंट जे अपनी जेब से एक गन निकालता है। वो चिल्लाता है कि अगर अपहरणकर्ताओं ने उसे हथियार रखने दिया है तो स्थिति वाकई गंभीर होगी। जे देखता है कि गन के अचानक दिखने से सभी डर गए हैं। वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो एक पुलिसकर्मी है, लेकिन ये बात एक पार्टिसिपेंट एलबी को और गुस्सा दिला देती है, जो बताता है कि उसके छोटे भाई को कुछ भ्रष्ट सफेद पुलिसकर्मियों ने परेशान किया था। इसके कुछ ही देर बाद एक और पार्टिसिपेंट फ्रांसिस नाम का एक फ्रेंचमैन बहस को रोकता है और अपना निष्कर्ष शेयर करता है। द वॉचर चाहता है कि वे एक दूसरे को मार डालें। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन जे उसकी बात से सहमत होता है। इसलिए पुलिसकर्मी सुझाव देता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ग्रुप हर कोने और कोने की जांच करने का फैसला करता है ताकि कोई संभावित खुला रास्ता या छिपा हुआ एग्जिट मिल सके। जे तहखाने की जांच करता है, जबकि एल्बी छत पर एक लकड़ी का ट्रैपडोर खोजता है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि खुला हिस्सा ईंटों से बंद कर दिया गया है। जबकि सभी किसी एग्जिट की तलाश में इधर उधर देख रहे होते हैं। एक महिला क्लेयर शराब के कैबिनेट पर हाथ साफ करती है और पीने लगती है। आखिरकार ग्रुप हार मान लेता है और लिविंग रूम में वापस आ जाता है, जहां वे क्लेयर का सामना करते हैं क्योंकि उसने मदद नहीं की। जे शराब के कैबिनेट को ताला लगाने का फैसला करता है क्योंकि पीने से उनका मूड और खराब होगा। ग्रुप फिर बातचीत करता है और सभी पार्टिसिपेंट्स कसम खाते हैं कि वे किसी को मारना नहीं चाहते। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि कुछ लोग इनाम के पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अचानक उन्हें नीचे किचन से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वे वहां जाकर देखते हैं और पाते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कुछ खाना है। उनके डिनर में हर प्लेयर के लिए एक चिकन का टुकड़ा और एक उबला हुआ आलू है। ग्रुप डाइनिंग रूम में बैठता है और फादर डफी की प्रार्थना के बाद वे आपस में ठीक से परिचय देते हैं। इस समय तक सभी को पता चल चुका है कि डफी एक पादरी है और जे एक पुलिसकर्मी है। लिया बताती है कि वो एक कोरस डांसर है, जबकि क्लेयर एक मशहूर टेनिस प्लेयर है। फ्रांसिस एक फ्रेंच आर्टिस्ट और उसकी घरेलू पत्नी साइंटिया की शादीशुदा जोड़ी भी है। कमरे में एकमात्र काले आदमी एल्बी एक रैपर है। फिर
एक मिडिल एज्ड आदमी मैक्स है जो एक फैशन डिजाइनर है, जबकि सबसे कम उम्र की पार्टिसिपेंट शोना पैरोल पर एक नशेड़ी है। असल में उसके पैर में एक ब्रेसलेट मॉनिटर है जो ग्रुप को उम्मीद देता है कि पुलिस उसे ढूंढने आएगी। डिनर के बाद ग्रुप को पता चलता है कि घर में 5 कमरे हैं, जिनमें से 2 में डबल बेड हैं। डफी को एक कमरा मिलता है क्योंकि वो एक पादरी है और फ्रांसिस जाहिर तौर पर अपनी पत्नी के साथ रहता है। बाकी 6 लोग नाम निकालकर अपने रूम पार्टनर चुनते हैं। जे का साथी लिया बन जाता है। क्लेयर बहुत नाखुश होती है क्योंकि उसे शोना के साथ जोड़ा गया है और मैक्स को एल्बी मिलता है। हर जोड़ा अपने संबंधित कमरे में जाता है और कुछ ही देर बाद तनाव बढ़ने लगता है। क्लेयर पाती है कि शोना उसके बैग में हाथ डाल रही है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और एक बहस छिड़ जाती है। आल्बी बिस्तर पर अपने राइम्स का अभ्यास करता है, जबकि मैक्स केवल एक ही आउटफिट होने की चिंता में अपनी जैकेट को सावधानी से टांग देता है। डफी प्रार्थना करने में समय बिताते हैं, जबकि लिया और जे अपने जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर करते हैं। अगले सीन में फ्रांसिस अपनी पत्नी को बताता है कि इनाम की रकम बहुत आकर्षक है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो इसके बारे में सोच रहा है। कुछ घंटों बाद रात के बीच में अचानक कोई जे पर हमला करता है। पुलिसकर्मी सतर्क होता है और अपनी गन की ओर बढ़ता है, जिससे हमलावर तुरंत भाग जाता है। लिया भी जाग जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे के कारण वे कुछ नहीं देख पाते। इस हंगामे के कारण सभी प्लेयर्स अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं और एक और बहस शुरू हो जाती है। जब वे एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो कई बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। एल्बी मेन संदिग्ध बन जाता है क्योंकि वो पहले जे के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण बिहेवियर दिखा चुका है, लेकिन फादर डफी एक पादरी होने के नाते सभी को शांत करता है और उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए कहता है। सुबह होते ही प्लेयर्स लिविंग रूम में आते हैं और पाते हैं कि घर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सभी किनारे पर हैं और एक और बहस छिड़ जाती है। उनकी बहस तब रुकती है जब उन्हें अचानक बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। सभी को लगता है कि ये पुलिस होगी जो शोना के ब्रेसलेट मॉनिटर को ट्रैक कर रही है, इसलिए वे सामने के दरवाजे की ओर भागते हैं और उस पर जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। केवल फ्रांसिस पीछे रह जाता है क्योंकि उसे पता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बेताब जे अपनी गन चलाता है, लेकिन बाहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं और वे फिर से अकेले रह जाते हैं। इस घटना के बाद सभी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी आखिरी उम्मीद खो देते हैं। इसके बाद जे शराब के कैबिनेट की चाबी छोड़ देता है और सभी उसके पादरी और लिया को छोड़कर पीने लगते हैं। वे कुछ संगीत भी बजाने लगते हैं, एक धीमा और उदास नंबर जो उनकी दुर्दशा को और बढ़ा देता है। एल्बी फिर इसे कुछ और उत्साहित करने वाले में बदल देता है और नशे में धुत पार्टिसिपेंट्स एक साथ डांस करने लगते हैं। इसी बीच नशे में धुत फ्रांसिस ग्रुप से दूर हो जाता है और लिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी एक पत्नी है और हैरानी की बात है फ्रांसिस उसे अकेला छोड़ देता है। वो फिर अपने कमरे में चुपके से जाता है, अभी भी हाथ में शराब की बोतल लिए हुए। वो अपने बिस्तर की चादर को बोतल के चारों ओर लपेटता है और उसे तोड़कर कांच के टुकड़े बनाता है, जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांसिस फिर एक टुकड़े को दरवाजे के फ्रेम में छुपाता है और बाकी को वॉशरूम के फ्लश टैंक में रख देता है। आखिरकार ग्रुप इतना नशे में हो जाता है कि डांस करना जारी नहीं रख पाता और केवल सिंथिया और आल्बी लिविंग रूम में रह जाते हैं। वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और बहुत फ्लर्टी हो जाते हैं। जब फ्रांसिस अब वापस आता है तो वो सबसे बुरा मान लेता है और सिंथिया के साथ फ्लर्ट करने के लिए एल्बी पर हमला कर देता है। जल्द ही एक लड़ाई छिड़ जाती है और जब सिंथिया उन्हें अलग करने की कोशिश करती है तो एल्बी गलती से उसे धक्का दे देता है। इससे उसका सिर रेलिंग से टकराता है और वो वहीं पर मर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद बाकी सभी वापस आते हैं और ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। एल्बी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में जे दरवाजे के हैंडल में एक लोहे की छड़ डालकर उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। ग्रुप फिर सिंथिया के शव को एक चादर से ढककर तहखाने में ले जाता है। बाकी दिन प्लेयर्स इधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी स्थिति पर विचार करते हुए। इसी बीच फ्रांसिस अपनी पत्नी के लिपस्टिक को ढूंढता है और उसे लगाकर शीशे को चूमता है, जिससे पता चलता है कि वो पागल हो रहा है। शाम को प्लेयर्स को गुस्सा आता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें सिर्फ आलू की कम मात्रा दी गई है। एल्बी अपने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगता है, अपने हिस्से की मांग करता है।
दूसरों के दबाव में आकर जे उसे सिर्फ एक छोटा सा आलू का टुकड़ा देता है। हालांकि डफी को लगता है कि ये अनुचित है और वो एल्बी को और खाना देने के लिए जाने का फैसला करता है। जे उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक दरवाजा खुल चुका होता है। एक गुस्से में एल्बी कमरे से बाहर कूदता है और पादरी को धक्का दे देता है। वो लोहे की छड़ को पकड़ लेता है और जे को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जब रैपर को अपने गुस्से पर काबू आता है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, तो वो वापस अपने कमरे में छिप जाता है। कुछ ही देर बाद डफी कमरे में आता है और जे अपनी आखिरी सांस में पादरी को अपनी गन दे देता है। अगले सीन में उसके शव को भी चादर से ढककर सिंथिया के पास तहखाने में रख दिया जाता है। अगले भोजन के लिए प्लेयर्स को अतिरिक्त खाना और वाइन मिलती है, जिसके साथ एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है, अच्छा काम। लिया और डफी ही केवल डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। बाकी लोग इतने पैरानॉइड हो चुके हैं कि अब अकेले खाने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि फ्रांसिस खाने का एक बड़ा हिस्सा लेकर एल्बा को दे देता है। फ्रांसिस ये भी कहता है कि वो समझता है कि सिंथिया की मौत एक दुर्घटना थी। अचानक सीन बदल जाता है और कुछ ही देर बाद लिया और डफी एल्बी की जांच करने जाते हैं, लेकिन उन्हें उसका लटका हुआ शव मिलता है जो मैक्स के स्कार्फ से लटक रहा है। ये खबर तेजी से पूरे घर में फैल जाती है और एक और बहस छिड़ जाती है। सभी को शक होता है कि फ्रांसिस ने अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया है। वो जोर देकर कहता है कि एल्बी ने खुदकुशी की है। फिर मैक्स पर दोष डालता है क्योंकि ये उसका स्कार्फ था। एक बार फिर डफी ही लड़ाई को रोकता है, ये कहते हुए कि ये बहस बेमानी है। सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से डरने लगे हैं। डफी और लिया फिर एल्बी के शव को तहखाने में ले जाते हैं, जबकि फ्रांसिस अकेले में लिपस्टिक का इस्तेमाल करना जारी रखता है, जिससे पता चलता है कि वो पागल हो रहा है। कुछ समय बाद क्लेयर पाती है कि शोना उसके सामान को छू रही है और उनकी साधारण बहस एक मुक्केबाजी में बदल जाती है। पागलपन के एक पल में क्लेयर पास में रखी वाइन की बोतल से कॉर्कस्क्रू लेती है और शोना की गर्दन में घोंप देती है। एक और कमरे में लिया अपना चेहरा धो रही होती है कि अचानक फ्रांसिस आ जाता है। वो दीवार से लाइट फिक्सचर निकालता है और उसे पानी से भरी सिंक में डुबो देता है। बेचारी लिया को करंट लगता है और कुछ सेकंड बाद वो जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच डफी मैक्स से बात करने जाता है और जिंदा रहने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मैक्स लालची होता है और अतिरिक्त खाने के बदले में कुछ मांगता है। पादरी उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये दूसरों के साथ अन्याय होगा, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता और अतिरिक्त खाना चुराने की कोशिश करता है। इससे डफी को गन निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है और आखिरकार मैक्स अतिरिक्त खाना छोड़ देता है। इसके बाद डफी मैक्स को किचन से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वे गलियारे से गुजरते हैं उन्हें शोना का शव मिलता है। ये देखकर मैक्स घबरा जाता है और तुरंत किचन में वापस भाग जाता है, जबकि क्लेयर जो पास में सिमटी हुई है कहती है कि ये खुद रक्षा में हत्या थी। डफी उसे कहीं और ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे लिया के बेडरूम के पास से गुजरते हैं उन्हें उसका शव भी मिल जाता है। पादरी घुटनों पर गिर जाता है और झटके में क्लेयर मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। कुछ ही पलों बाद फ्रांसिस आता है और लिया की मौत पर हैरान होने का नाटक करता है, लेकिन डफी उसके नाटक को भांप लेता है और गन उठा लेता है। वो पहले तो ट्रिगर दबाने से हिचकिचाता है, लेकिन जब फ्रांसिस उसकी उम्र और कमजोरी का मजाक उड़ाता है तो वो उसे पेट में गोली मार देता है। इसी बीच पता चलता है कि लिया अभी भी जिंदा है क्योंकि वो अचानक होश में आ जाती है। वो बाहर आती है और ठीक समय पर डफी को फ्रांसिस को गोली मारते हुए देखती है। लिया इतना डर जाती है कि वो तुरंत फ्रांसिस के कमरे में छिपने के लिए भागती है। बाथरूम में खुद को बंद करने की कोशिश करते हुए वो गलती से टॉयलेट लिड को गिरा देती है। लिया फिर फ्रांसिस के फ्लश टैंक में छुपाए गए कांच के टुकड़ों को खोज लेती है। इसी बीच क्लेयर किचन में कुछ खाना लेने आती है, लेकिन मैक्स से डर जाती है। वो खाना शेयर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन बदले में क्लेयर से कुछ मांगता है। वो अपनी बेल्ट खोलना शुरू कर देता है, जिससे लगता है कि वो उसके साथ अंतरंग होना चाहता है। हालांकि एक चौंकाने वाले मोड में मैक्स बेल्ट का इस्तेमाल क्लेयर को गला घोंटने के लिए करता है। कुछ ही सेकंड बाद पहले से ही डरा हुआ डफी किचन में आता है और मैक्स से उसे छोड़ने की गुहार लगाता है। जब वो पागल इंसान मानने से इनकार करता है
तो डफी को एक बार फिर गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और मैक्स वही ढेर हो जाता है। तभी फ्रांसिस आता है और डफी की पीठ में उसी कांच के टुकड़े से वार करता है जो उसने पहले छुपाया था। वो फिर गन ले लेता है और क्लेयर और पादरी दोनों को सिर में गोली मार देता है। लिया के बचे होने से अनजान फ्रांसिस अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, द वॉचर को चिल्लाते हुए और अपने इनाम की मांग करता है। ऊपर लिया एक बेडशीट का इस्तेमाल करके कांच का एक नुकीला टुकड़ा निकालती है। वो ऐसा करते हुए गलती से टैंक लिड गिरा देती है, जिससे एक जोरदार आवाज होती है। फ्रांसिस इसे सुन लेता है और लिया का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसके पैर में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाती है। वो फिर बाहर गलियारे में भाग जाती है और दूर जाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि फ्रांसिस उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे बालकनी के पास घेर लेता है। वो उस पर झपटता है और दोनों रेलिंग के ऊपर से गिर जाते हैं। दोनों नीचे मेज पर गिरते हैं। लिया फ्रांसिस के ऊपर गिरती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है और वो गलती से उसकी छाती में छुरा घोंप देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके साथ लिया को एहसास होता है कि वो गेम जीत चुकी है और सामने का दरवाजा एक चमकदार रोशनी के साथ खुल जाता है। वो झिझकते हुए उससे गुजरती है और एक बड़ा बैग पाती है, जिसमें $5 मिलियन का कैश प्राइज होने का अनुमान है। जैसे ही लिया गलियारे में आगे बढ़ती है, वो एक और दरवाजे से गुजरती है जो उसके पीछे बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वो एक और घर पाती है जो उसके जैसे बैग पकड़े हुए लोगों से भरा हुआ है। वे सभी गहरे आघात में दिखते हैं, जैसे कि उन्होंने जो भयानक चीजें झेली हैं उससे वे खोखले हो चुके हैं। मूवी का अंत होता है जब लिया को एहसास होता है कि उसका सपना सिर्फ एक शुरुआत है